अपने आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सभी आदरणीय और आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत और सादर प्रणाम आप सभी को कि आज इस कार्यक्रम में आप शुरू करें शामिल हुए हैं। हाँ। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिस्टर वसुमती अग्निहोत्री जी से कि वो यूनिवर्सल प्रेयर के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। हे गुप्त जीवन तत्व तू ही कंपित कण कण में होता है। हे गुप्त ज्योति तू प्राणी मात्र में जगमग जगमग होती है। हे गुप्त प्रेम तू अखिल विश्व को एक सूत्र में पोता है। जो जन करे एकत्व का अनुभव तुम्हारे साथ में, जाने अतः वह है परस्पर एक सबके साथ। थैंक यू सिस्टर वसुमती जी। और सभी बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है इस आज की इस मीटिंग में। और सबसे पहले आज मुझे बताते हुए बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे साथ बंधु अरविंद नरवरे जी हैं उज्जैन से, जो आज का टॉक देंगे। उनके टॉक का जो विषय है वो है प्यूरिफिकेशन एंड कंट्रोल ऑफ आवर फिजिकल बॉडी। हमारा जो स्थूल शरीर है उसका शुद्धिकरण और उसका नियंत्रण। लेकिन इससे पहले कि हम उनके विषय पे आगे चलें, बहुत ही संक्षेप में उनका परिचय मैं देना चाहूंगा कि अरविंद नरवरे जी मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक से रिटायर्ड सीनियर मैनेजर हैं और 30 साल से वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर हैं। तो इसी बात से हमें इसका अंदाजा लग सकता है कि उनका अध्ययन कितना गहरा और हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और यूजफुल होगा। वर्तमान में आप विक्रम लॉज उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश में है, उसके सेक्रेटरी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और एक तरीके से ये कहना गलत नहीं होगा कि थियोसॉफी आपको विरासत में मिली है अपने पेरेंट्स से। स्पेशली उनके पिताजी भी थियोसॉफिकल सोसाइटी के बहुत ही सीनियर मेंबर रहे हैं और इसी विक्रम लॉज उज्जैन के ट्रेजरर के रूप में उन्होंने काम किया है। और मेरे ख्याल से केवल इतना ही नहीं, उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्वयं ही नहीं बल्कि अपने परिवार में भी उसको अप्लाई किया है। और इसीलिए शायद उनके परिवार के 7 सदस्य जो हैं वो विक्रम लॉज उज्जैन को बिलोंग करते हैं। आपके 2 बेटी और 1 बेटे हैं, वो भी इसी दिशा में उन लोगों का भी इंटरेस्ट है। एक बेटी उनकी लंदन में है, दूसरी बेटी नोएडा में है जो योगा टीचर हैं, और उनके बेटे जो हैं वो ग्राफिक डायरेक्टर हैं मुंबई में। और आपका जो हॉबीज हैं वो थियोसॉफिकल लिटरेचर का अध्ययन करना है, जो कि अभी इसका हम लोग जब वो शेयर करेंगे अपने विषय को हमारे साथ, हम लोग देखेंगे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो कि हमारी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है कि आप योगासन में बहुत आपको रुचि है, उसको प्रैक्टिस करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, और साथ ही साथ आप नेचुरोपैथी को भी बहुत गहराई से फॉलो करते हैं और उसके क्लासेस भी लेते हैं। और सन 2010 और 11 में आपने अडियार हेडक्वार्टर के द्वारा जो वर्कर्स ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया था वो आपने अटेंड किया था। तो बिना किसी विलंब के मैं बंधु अरविंद नरवरे जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस विषय पर हमारे साथ अपने विचार शेयर करें। बंधु नरवरे जी। सभी को मेरा प्रणाम, और विशेष रूप से दीदी का मेरे को आशीर्वाद मिले, वसुमती दीदी का, और स्पेशल थैंक्स टू माय डियर शिखर जी। आज हम लोग टॉक कर रहे हैं द फंक्शन ऑफ द फिजिकल बॉडी एंड कंट्रोल, प्यूरिफिकेशन एंड सेंसिटाइजेशन ऑफ द फिजिकल बॉडी। इसमें थोड़ा सा शिखर सर ने बात किया था कि ये काफी लंबा हो जाएगा टॉक अपना, तो इसलिए उन्होंने कंट्रोल एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द बॉडी के बारे में ही थोड़ा सा कहा था। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि फंक्शन ऑफ द फिजिकल बॉडी को उसको थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग में लूंगा, क्योंकि इसके बिना वो पूरा नहीं हो पाएगा।
और ये जो दोनों जो चैप्टर हैं, ये हमारी जो बुक है टीएस की, द सेल्फ कल्चर, आत्म साधना, इस बुक के जो 2 चैप्टर हैं, 4th एंड 5th, और बहुत ही बढ़िया बुक है, बहुत सुंदर बुक है। इसमें कुल 26 चैप्टर हैं, उसमें ये 4th और 5th हम लोग आज ले रहे हैं। इसमें इस बुक के जो राइटर थे वो डॉक्टर एमिनी साहब हैं, और ये बुक जो है सेल्फ कल्चर आत्म साधना से जुड़ी हुई है। यह बुक अकल्टिज्म के प्रकाश में सेल्फ डिस्कवरी और सेल्फ रियलाइजेशन की समस्या पर आधारित। हमें इस पृथ्वी पर एक ही जीवन बिताना है, हमें आत्म सुधार के ऐसे साधन अपनाना चाहिए जिससे मानव जीवन की स्वाभाविक सीमाओं में रहते हुए भी सफलता या सुख का अनुभव हो। यहाँ थोड़ा सा मैं एक चीज बता रहा हूँ कि जब हम लोग आज से शेयर कर रहे हैं, जो भी जितने भी मेंबर्स पार्टिसिपेंट्स आए हैं, वो सब साधक हैं, एस्पिरेंट्स हैं, साधारण मानव नहीं माने। जब साधक बन जाते हैं तो बहुत सारी चीजें, डिसिप्लिन और ये सब फिजिकल बॉडी के साथ हमको लेना पड़ेगा। तो इसमें बार बार ये वर्ड आएगा, साधक। हमारे जीवन का लक्ष्य डाउटफुल नहीं होना चाहिए। यदि डाउटफुल है तो स्ट्रगल करते करते अधिकांश एस्पिरेंट्स का जीवन ही समाप्त हो जाता है। जो अपने सभी सेल्फिश ऑब्जेक्ट्स को त्यागने को तत्पर हैं और आध्यात्मिक मार्ग की ओर पवित्र हृदय और सुंदर शुद्ध जीवन लेकर आगे बढ़ते हैं, केवल उनके लिए ही आंतरिक रहस्य के द्वार खुलते हैं। ये थोड़ा सा इसका एक सारांश मैंने बुक का दिया है आपको। सर्वप्रथम यहाँ पर, जैसा कि अपना मेन टॉपिक है, उससे पहले द फंक्शन ऑफ द फिजिकल बॉडी के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा। जब तक हमारा जीवन इस भूलोक पर है, हमारा बहुत अधिक कार्य इस फिजिकल बॉडी से ही पड़ता है। हमारे शरीर के डेवलपमेंट प्रोसेस में फिजिकल बॉडी को ही सबसे पहले व्यवस्थित और प्योर करना होगा। जनरली नेचर फिजिकल बॉडी के डेवलपमेंट को बॉटम टू टॉप की ओर धीरे धीरे स्टार्ट करती है। इंडिया के साधक के मन में बहुत सी कंफ्यूजन भी रहती है। कुछ साधक तो इससे संबंधित समस्या की ओर अधिक ध्यान देते हैं, अनावश्यक फ्यूजेस, अनावश्यक गड़बड़ बातों के लिए परेशान भी होते हैं। कुछ इसकी उपेक्षा भी करते हैं और यह धारणा बना लेते हैं कि फिजिकल वर्ल्ड की लाइफ तो सिर्फ माया है, सुबह उठे और माया के लिए भागना, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी फिजिकल बॉडी को हम कैसे रखते हैं, कैसे रहते हैं, तैमिनी साहब यहाँ बोलते हैं कि फिजिकल बॉडी को एक लिविंग मशीन बताया उन्होंने, कि ये लिविंग मशीन है, इसकी अपनी एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी है। इसकी लिविंग मशीन से अगर हमें वर्क लेना है तो हमें इसे मेंटेन रखना कंपल्सरी है। यहाँ तैमिनी साहब एक बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं वायलिन का, कि जो म्यूजिशियन अपनी वायलिन को उसके प्रति नेग्लिजिबल है और ट्यूनिंग को सेट करके नहीं रखता, सिर्फ वायलिन को उसको सजाने में, उसके सफाई में ही अपना टाइम वेस्ट करता है, उसको उन्होंने, उस साधक को मूर्खता की श्रेणी में रखा। इसी तरह हमारी फिजिकल बॉडी को भी हमें मेंटेन करना चाहिए। सजाना संवरना एक अलग चीज है, वो भी कंपलसरी है, लेकिन पहले उसकी ट्यूनिंग तो सेट करके रखें आप। जीवात्मा के लिए फिजिकल बॉडी को सेंसिटिव या स्ट्रॉन्ग करने के विचार करते ही रहना चाहिए, पर डे, पर वीक, पर मंथ। यहाँ तैमिनी सब एक एग्जांपल और देते हैं कि जब एक हॉर्स ट्रेनर या घुड़सवार अपने घोड़े की आदतों को पहले समझता है, फिर उसे चाबुक की सहायता से कंट्रोल करता है, उसके बाद ही उसे काम में लेता है। इसी प्रकार यहाँ पर जो हॉर्स राइड ट्रेनर का जो ये एग्जांपल दिया है, इसमें आपने देखा होगा, जो डरबी या घुड़सवारी जो करते हैं, पहले उसको नेचर को उसको थपथपाएंगे, उसको प्यार करेंगे, अदरवाइज वो या तो हमको गिरा देगा या फिर दूसरा कोई शैतानी करेगा। तो उसके पहले उसके नेचर को समझे। इसी तरह हमारी फिजिकल बॉडी का भी एक एग्जांपल और है, ये एग्जांपल भी बहुत अच्छा है। एक टीचर और एक चाइल्ड,
टेमिनी सर बोलते हैं कि टीचर सर्वप्रथम चाइल्ड की हैबिट्स, उसका नेचर समझने के बाद ही उसकी उभरती हुई क्षमताओं को सही डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करता है। उसकी जो बडिंग फैकल्टीज हैं उनको राइट वे में ले जाने का प्रयास करता ही रहता है। इसी तरह हमारी फिजिकल बॉडी से हमें अगर काम लेना है तो उससे पहले मन रूपी चाबुक से एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट बनाना होगा, उसे कंट्रोल में लाना होगा, शरीर के प्रत्येक अंग को जानना व समझना होगा। एनाटॉमी के इंटरनल ऑर्गन्स का नॉलेज प्राप्त करना। अब यह मैं थोड़ा सब्जेक्ट वाइज टॉक करना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट अदर देन साइंस से है उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। एनाटॉमी कभी नहीं पढ़ा तो बहुत सारे अपने फिजिकल बॉडी के बारे में जानकारी नहीं रह पाती। तो सर्वप्रथम हमें एनाटॉमी की बुक को पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। सिर से लेकर पैर तक हमारे बॉडी ऑर्गन्स, फिजिकल बॉडी के ऑर्गन्स को स्टडी करना बहुत जरूरी है। टेमिनी सर बोलते हैं कि फिजिकल बॉडी के सभी अंगों की वर्किंग प्रोसीजर के बारे में डिटेल्स अच्छी तरह याद होने चाहिए। अभी भी हम हमारी फिजिकल बॉडी के बारे में अननोन है। किसी से हम ये पूछें कि लीवर बॉडी में किधर है, ये कैसे फंक्शन करता है, क्या काम करता है, बॉडी के दूसरे अंगों से इसका क्या रिलेशन है, फिजिकल बॉडी में इसका यूज क्या है, तो शायद हम ठीक से जवाब नहीं दे पाएंगे। और अगर जवाब भी देंगे तो वो जवाब हमारा अधूरा होगा। इसमें साइंस स्टूडेंट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो तो उनके मजबूरी उनके चैप्टर में था, लेकिन अदर देन साइंस स्टूडेंट्स से बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। आप किसी भी ऑर्गन्स के बारे में जब उनसे पूछेंगे तो दे आर ऑल अननोन। वे कहते हैं हमारा एजुकेशन सिस्टम भी दूसरी बातों से हमारा ब्रेन भर देता है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें उन्हें छोड़ देता है, जबकि होना यह चाहिए कि जब हम इस पृथ्वी लोक पर जन्म लेकर आए हैं तो अपनी मृत्यु तक हमें प्रति क्षण हमारी फिजिकल बॉडी से ही पालना पड़ता है। इस लिविंग मशीन के अंगों के बारे में हम खुद नहीं समझेंगे तो पूरा जीवन भर तकलीफों से गुजरना होगा। ईश्वर ने हमें दो तरह की इंद्रियां दी, आप सब जानते हैं। पहली 5 इंद्रियां जिन्हें ज्ञानेंद्रिया और दूसरी 5 कर्मेंद्रिया। इन 5 ज्ञानेंद्रियों में आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ, रसना, टंग, इनसे हम बाहरी जगत का ज्ञान प्राप्त करते हैं। और कर्मेंद्रियों में हाथ, पैर, मुंह, मस्तिष्क और हमारे जेनिटल ऑर्गन्स, जिनकी सहायता से हम बाहरी जगत में चेंजेस लाते हैं। इस प्रकार हमारी फिजिकल बॉडी को हम एक औद्योगिक मशीन माने, इंडस्ट्रियल मशीन। कितना बढ़िया उन्होंने लिखा है कि मेरा ऐसा मानना है कि मैं बुक्स के अलावा एक जो चीज इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि विश्व में, दुनिया में जो है सब कुछ रिसर्च हो जाए, लेकिन हमारी फिजिकल बॉडी का इसका कोई फिर से बनाना या कोई मशीन अगर बनाना चाहे तो बड़ा मुश्किल है। रोबोट बन गया, लेकिन फिर भी हमारी जो फिजिकल बॉडी है इसको कोई इम्पॉसिबल है कि इसको बनाना। ये तो ईश्वर की देन है। ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया पर फिजिकल बॉडी को कितना डिपेंड रहना पड़ता है, इसे एक साधारण से उदाहरण से प्रैक्टिकल करके हम समझ सकते हैं। यहाँ थोड़ा प्रैक्टिकल चीज है, बड़ी टिपिकल है। यदि कोई व्यक्ति एक एक करके अपने इंद्रियों का मार्ग यथासंभव बंद कर दे तो भौतिक जगत से उसका कांटेक्ट धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये करके देखिए आप अभी अकेले में जब ध्यान करने बैठे तो ये प्रैक्टिकल करके देखें। हमारी ज्ञानेंद्रियों के 5 मार्ग यानी आंख से, कान, नाक से, स्किन से और जीभ से, जुबान से बंद हो जाने पर हमारा फिजिकल वर्ल्ड से संपर्क समाप्त हो जाएगा। इसी तरह कर्मेंद्रियों से भी उनका अपना कार्य बंद कर दें तो ये हमारा शरीर एक पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट, उन्होंने यहाँ एक संज्ञा दी है पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट की अपने बॉडी को। यहाँ पर फिजिकल बॉडी को वायरलेस ट्रांसमिटिंग और रिसीवर सेट की संज्ञा दी थी टेमिनी साहब ने। वो कहते हैं ज्ञानेंद्रियों से फिजिकल बॉडी के अंदर बैठे हुए जीवात्मा से मोटर इंपल्सेस और थॉट्स प्राप्त करता है, 5 ज्ञानेंद्रियों से, और कर्मेंद्रियों से उन्हें बाहरी जगत को भेजता है। इस पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट को हम हमारे दोनों पैरों पर लेकर घूमते रहते हैं और आवश्यकता अनुसार फिजिकल वर्ल्ड के विभिन्न भागों से अपना संपर्क स्थापित करते रहते हैं।
इसके बावजूद भी हम अपने आप को फिजिकल बॉडी समझने की आदत हो गई है। ये पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट को हम वो कहते हैं कि हम इस तरह से टॉक करते हैं, आई एम डूइंग दिस, मैं ये कर रहा हूँ, आई एम गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा हूँ, जबकि यह गलत है। यदि हम ऐसी लैंग्वेज का यूज करें जो कि रियल फैक्ट के अधिक अनुरूप हो, तो हमें कहना चाहिए, मैं अपने शरीर से यह करवा रहा हूँ, मैं अपने शरीर को वहां ले जा रहा हूँ। ये सब हमारे कानों को बड़ा अजीब सा लगेगा, जबकि रियलिटी यही है। फिजिकल बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में ऑकल्टिज्म का कंट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिजिकल बॉडी के संबंध में लगातार 2 सेंचुरी तक रिसर्च करने के बाद हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट डिटेल इंफॉर्मेशन देने में समर्थ हो सके। बॉडी की प्रत्येक मसल्स, बोन्स, नर्व्स, आर्टरीज को अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट करके क्लासिफाई किया है। बहुत सी मेटाबॉलिक प्रोसेस की डिटेल्स प्राप्त कर ली। इतना अधिक कार्य कर लेने पर भी अपने परंपरागत भौतिक दृष्टिकोण के वैज्ञानिक फिजिकल बॉडी के आधे से अधिक भाग को कंप्लीटली छोड़ दिया। देखिए, आप उस टाइम में जब ये बुक लिखी होगी, मैं समझता हूँ कि 70-80 साल हो गए होंगे इस बुक को लिखे हुए, लेकिन कितना बढ़िया उन्होंने उसको स्टडी करके लिखा है कि अकल लिटरेचर में उस भाग को हम इथरिक डबल या इथरिक बॉडी, या हमारी आध्यात्मिक वेदांत की भाषा में इसको हम प्राणमय कोश कहें। वैज्ञानिकों ने जिस फिजिकल बॉडी या अन्नमय कोश का जो रिसर्च किया, उसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। फिजिकल वर्ल्ड के निचले लोअर सब प्लेन्स में सॉलिड, लिक्विड, गैसियस मैटर से बना है। इसके 4 सब प्लेन्स और हैं, लेकिन साइंटिस्ट अभी इसके बारे में नहीं जानते। फिजिकल बॉडी का सूक्ष्म या इथरिक पोर्शन इन खंडों के पदार्थों से निर्मित हुआ है, इसे ही हम इथरिक डबल कहते हैं। ये अपनी टीएस की बुक्स में काफी इसका स्टडी मिलेगा, इथरिक डबल। इस सूक्ष्म शरीर को फिजिकल बॉडी के समान ही माना जाता है। फिजिकल बॉडी के सभी ओर से सूक्ष्म शरीर 3 इंच चारों तरफ से निकला हुआ होता है। इस इथरिक बॉडी को कॉन्शियसनेस की सेपरेट बॉडी कभी नहीं समझना चाहिए। साल से पार्ट ऑफ योर फिजिकल बॉडी, इसी का सप्लीमेंट है। इन दोनों को मिलाकर फिजिकल बॉडी बना है। इथरिक डबल प्राण के वाहक के रूप में कार्य करता है। प्राण फिजिकल बॉडी की रिएक्शन को भिन्न भिन्न प्रकार से संचालित और कंट्रोल करता है, और ये इसकी जो पावर है वो हमें कहाँ से मिलती है, इसके बारे में सब वेल नोन है। यह हमें सनलाइट से मिलती है, सूर्य से मिलती है। सूर्य से प्राप्त और इथरिक बॉडी द्वारा विशिष्ट उपयोग के लिए तैयार की गई यह प्राण शक्ति ही फिजिकल बॉडी को जीवित रखने वाली जीवनदायिनी शक्ति है। वाइटलिटी सोर्स हमारा सन है, सूर्य देव, इसीलिए हम उनको बार बार प्रणाम करते हैं और सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग सूर्योदय के समय उन्हें जल चढ़ाते हैं। जीवनदायिनी शक्तियों का सोर्स ही सूर्य है। अपने भोजन को इस शक्ति का सोर्स मानना और इस मान्यता के आधार पर न्यूट्रिशन और मेडिकल की जो ब्लंडर मिस्टेक है, वो साइंस की बहुत बड़ी भूल है। प्राण फिजिकल बॉडी की एक्शंस को कंडक्ट करेगा, कंट्रोल करने वाली पावर है। सामान्य मनुष्य के भ्रूण के, ये थोड़ा सा ये जो टॉपिक में बोल रहा हूँ थोड़ा सा टेक्निकल है। सामान्य मनुष्य में भ्रूण के तालु एंटीरियर फोर्टनेल के इथरिक छिद्र में इथरिक पदार्थ भरा रहता है, और वह कपाली मशीन से निकलने वाले विकिरण से धीरे धीरे हटाया जाता है। यह नलिका जब खुल जाती है, तब हमारी आत्मा और मस्तिष्क से सीधा संबंध हो जाता है। यह रास्ता मानसिक, भावनात्मक और इथरी उपाधियों, पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड में से होकर जाता है और रिले स्टेशन की तरह काम। फिजिकल बॉडी को भोजन और पानी की जो आवश्यकता होती है, वो वाइटलिटी एक्टिविटी के लिए नहीं है। ये मैं पहले चर्चा की है। ये सिर्फ टिश्यू की रिपेयरिंग, हमारे जो बॉडी के टिश्यूज हैं उसकी रिपेयरिंग के लिए और हीट प्रोवाइड करने के लिए है, और कुछ दूसरे जो काम है उसके लिए हम भोजन और पानी लेते हैं।
किंतु वाइटलिटी प्रदान करने के लिए नहीं। इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है, क्योंकि भोजन के संबंध में हमारे गलत विचार है, हमारे मन में ग्राउंडलेस डाउट्स, बहुत सारे शंकाएं पैदा करते हैं, हमें डर पैदा करते हैं, हमें डर उत्पन्न करते हैं, और ये डिसीज का मेन रीजन है। कौन? अधिक खाना खाने की आदत। अब यहाँ पहले उन्होंने भोजन और पानी की आवश्यकता को बताया, लेकिन अगर आपने अपने फिजिकल बॉडी को ज्यादा खाना दिया तो आपकी डिसीज प्रारंभ होगी। ये मेन रीजन है। आगे चलकर इससे छुटकारा पाना कठिन हो जाता है। हम जानते हैं उसका कारण, क्योंकि स्टमक को एक बार आपने खाना ज्यादा दे दिया तो वो हमेशा ज्यादा खाना मांगे। इसके बारे में अकल लिटरेचर में डिटेल्स मिल जाएंगे, और हम कहते भी हैं हमारी डेली रूटीन लैंग्वेज में, कम खाना और गम खाना। फिजिकल बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन का विचार करते समय ऐसे अंगों व सेंटर्स के कार्यों की चर्चा भी आवश्यक है। अकल लिटरेचर में ये सब हमें मिल जाएगा। मानवीय विकास की लास्ट स्टेज में इन अंगों का कार्य बराबर बढ़ता ही जाता है, क्योंकि उस समय लवर एंड हायर कॉन्शियसनेस के बीच कॉन्टेक्ट अधिक घना हो जाता है। इस तरह फिजिकल बॉडी जीवात्मा का केवल एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। हम यहाँ सभी अंगों की चर्चा नहीं कर पाएंगे क्योंकि समयाभाव है, और इसके लिए सबसे बढ़िया है द बेस्ट एनाटॉमी की बुक, हमारे टीएस में भी है, वो पढ़े, मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन यहाँ जो दो मेन ऑर्गन है ब्रेन के, उसके बारे में जरूर यहाँ टेमिनी साहब ने जिक्र किया है। पहला है पीनियल ग्लैंड, जिसे हम थर्ड आई भी बोलते हैं, और सेकंड वन इज पिट्यूटरी ग्लैंड। इन दोनों का स्थान ब्रेन के अंदर है। एनाटॉमी में इन दोनों ग्लैंड्स के रियल वर्क के बारे में फिजियोलॉजिस्ट प्रैक्टिकली बहुत ही कम जानते हैं। जियोलॉजिस्ट इन ऑर्गन्स को इवोल्यूशन की प्रीवियस स्टेज मानते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके बारे में शॉर्ट में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जो पहले 5 ज्ञानेंद्रियों का जो हमने डिटेल जिक्र किया था, यह छठी इंद्रिया है, ज्ञानेंद्रिय। इसका संबंध शुद्ध मनोवैज्ञानिक दृष्टि से है। इसकी क्रियाशीलता मनोसंवेदनशीलता में तेजी से वृद्धि के रूप में प्रकट होती है, जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं। बाद में पीनियल ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड से मिलकर आध्यात्मिक संसारों की चेतना को जागृत चेतना में लाने का कार्य करती है। मैडम एचपीबी कहती है कि जब हमारी पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड मिलेगी तब हमें सर्वज्ञता का अनुभव होगा। देखिए कितने अच्छी बात उन्होंने बताई है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा मैंने डिस्कशन किया। सेकंड है पीनियल ग्लैंड, थर्ड आई। यह स्लेटी रंग के स्नायु पदार्थ का मटर के रूप में एक छोटा सा पिंड है जो ब्रेन के थर्ड वेंट्रिकल के पीछे जुड़ा है। एनाटॉमी में इसको एक सिंग जैसी ग्लैंड के रूप में उपाधि दी। ये सिंग जैसा हॉर्नी होता है, इसमें कुछ खनिज तत्व और बालू जैसे पदार्थ होते हैं। रियलिटी में मनुष्य में यह उच्चतम और दिव्यतम चेतना, उसकी सर्वज्ञता, आध्यात्मिक व सर्वग्राही मन का केंद्र स्थल होता है। इसका संबंध आध्यात्मिक दिव्य दृष्टि से होता है। अंतरीय मनुष्य की क्रियाशीलता, अब देखिए जो लैंग्वेज है, अंतरीय मनुष्य की क्रियाशीलता, ये कब हमें मिलेगी? जब हम सब कॉन्शियसनेस में रहेंगे और आध्यात्मिक दृष्टि के समय रहेंगे। यह जो तीसरी आंख है जिसको हम अभी चर्चा की, पीनियल ग्लैंड, ये फूल जाती है, मतलब एक्सपांड हो जाती है और फैल जाती है। पीनियल ग्लैंड उस समय तीसरी आंख की साक्षी है, ये विटनेस है कि पीनियल ग्लैंड आपकी डेवलप हो गई है। पीनियल ग्लैंड का संबंध मनुष्य की शारीरिक इंद्रियों की तुलना में जीवात्मा और आत्मा से अधिक होता है। पीनियल ग्लैंड तभी विकसित होगी जब मनुष्य अधिक आध्यात्मिक होगा। पीनियल ग्लैंड का विकास और उसका बढ़ा हुआ आकार मनुष्य के एस्ट्रल कैपेसिटी व स्पिरिचुअल नेचर का इंडिकेटर माना जाता है। अधिक उच्च विकसित और आध्यात्मिक मनुष्य में पीनियल ग्लैंड अधिक डेवलप पाई जाती है। इसी को त्रिनेत्र, शिवनेत्र के नाम से हम जानते हैं।
मैं फोटो आपको शो कर रहा हूँ। अब इसमें जो मूलाधार चक्र है, आप देखिए नीचे लास्ट में है ये मूलाधार चक्र। ये मूलाधार चक्र से हमारा कुंडलिनी चालू होती है। और कुंडलिनी क्यों बोलते हैं इसको? कुंडलिनी मतलब सर्पेंटाइल, इंग्लिश में हम सर्पेंटाइल बोल सकते हैं। तो इसी से इसका नाम रखा है, क्योंकि ये जो पूरी जो आपका जो रीढ़ का स्नायु है, ये जस्ट ऐसे ही लगता है जैसे कि नाग और नागिन जब उनकी जो घूमने की जो क्रिया है, इस तरह से ये पूरी बैकबोन में घूमता रहता है। और इसको ये बॉडी में बड़ा एक मिस्टीरियस फोर्स है हमारी बॉडी में, इसके स्टडी भी बहुत जरूरी है। इतने बॉडी में ये चक्र आपको दिखाई दे रहे हैं, आप नीचे देखिएगा मूलाधार चक्र है। और जिस तरह से सर्प का आपने मुंह देखा हो, इस तरह से नीचे 3 इंच की ओर नीचे लटका हुआ रहता है, और इसी को हम मूलाधार चक्र कहते हैं। उसके ऊपर सेकंड चक्र है स्वादिष्ठाना चक्र, थर्ड नाभि चक्र, फोर्थ अनाहत चक्र, फिफ्थ है विशुद्धि चक्र, एंड सिक्स आज्ञा चक्र, एंड सेवंथ इज सहस्त्रारा चक्र। ये मूलाधार चक्र से जब स्टार्ट होता है तो यहाँ चर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यह बॉटम टू टॉप जो है चलते हैं चक्र, और इस चर्निंग प्रोसेस को मंथन प्रक्रिया भी हम बोल सकते हैं। ये बड़ी तीव्र गति से होती है, ये देखने में शाइनिंग अपीयरेंस होती है, इतना सुंदर लगता है ये जब इसकी एनाटॉमी में जब स्टडी करते हैं। ये सेगमेंट्स में डिवाइड रहती हैं, इन्हीं सेगमेंट्स को पेटल या पंखुड़ियां कहते हैं। फिजिकल बॉडी और डिजायर्ड बॉडी के बीच कॉन्टेक्ट पॉइंट्स का कार्य करते हैं। इन कॉन्टेक्ट पॉइंट पर विभिन्न प्रकार की पावर्स डिजायर्ड बॉडी से फिजिकल बॉडी में प्रवेश करती है। ये आपकी एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मूलाधार चक्र से ऊपर बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते। ऐसा तो नहीं आप मूलाधार चक्र पर ही स्टॉप हो गए, आपको ऊपर तक जाना है, और इसमें बहुत सारी प्रोसेस है। लेकिन मेरा मानना है कि जो योगा का जो प्रैक्टिस है वो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बाकी तो दूसरा सब तो यहाँ तक बोलते हैं कि वो बड़ा डेंजरस भी है, लेकिन योगा प्रैक्टिस से अगर आप मूलाधार चक्र से ऊपर तक जाते हैं सहस्त्रार चक्र तक, तो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। अब यहाँ देखिए साइड में आपको एक तरफ सूर्य दिख रहा है और एक तरफ चंद्रमा दिख रहा है। तो जो सूर्य सिग्नल दे रहा है कि जो 3 नाड़ियां हैं इस चक्र में, कुंडली में, पिंगला नाड़ी, सुषमा नाड़ी एंड ईदा नाड़ी, इनके बारे में भी थोड़ा मैं डिटेल अभी चर्चा करेंगे हम। तो इसमें लिखा है सन चैनल, मून चैनल और मिडिल प्ला। जो ईदा नाड़ी और पिंगला नाड़ी है, इन दोनों का संबंध पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड से है। और सुषमा नाड़ी, ये जो आपका पूरा जो रीढ़ का स्नायु है, इसके साथ ये नीचे से ऊपर तक सुषमा नाड़ी रहती है, पूरी है। इसको बोलते हैं तटस्थ नाड़ी। ये 3 इसके त्रिआयामी है, ये त्रिआयामी कुंडलिनी बोलते हैं इसको। इन चक्रों में दिखने वाली स्पेशल चर्निंग प्रोसेस का कारण क्या है? ये चर्निंग प्रोसेस क्यों करती है? ये तो हमने एक लॉजिक होना चाहिए। इसका कारण है हाई लेवल से फ्लो होने वाली प्रोसेस का तेज प्रवाह। इन चक्रों के अनेक कार्य हैं, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्शियसनेस के लिए ब्रिज का कार्य करना। जब एक के बाद एक चक्र को आप कनेक्ट करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, तो ये ब्रिज का काम करती है। कॉन्शियसनेस के लिए ब्रिज का काम करती है। साथ में ये जो प्रोसेस है इसका, कि एक चक्र से दूसरे चक्र में जब आप प्रोग्रेस कर रहे हैं और आपकी फिजिकल बॉडी इसमें वर्क कर रही है, तो इसको बोलते हैं वी कैन से द विविफिकेशन। ये विविफिकेशन वर्ड कहीं पढ़ा हो आपने, जीवंतता, अनुप्रमाणित। विविफाई होने पर फिजिकल वर्ल्ड और एस्ट्रल वर्ल्ड के बीच सीधा कांटेक्ट हो जाता है। इन चक्रों के विविफाई और एक्टिव हो जाने पर असामान्य दृष्टि प्राप्त होती है। एस्ट्रल वर्ल्ड के समस्त अनुभव की स्पष्ट और सही स्मृति में लाना पॉसिबल हो जाता है। तब व्यावहारिक दृष्टि से ये दोनों फिजिकल और एस्ट्रल वर्ल्ड एक हो जाते हैं। देखिए आप कितना चमत्कार है अपनी फिजिकल बॉडी में। मुझे तो बड़ा ईश्वर को हम इसीलिए बार बार धन्यवाद देते हैं कि हमको इस दुनिया में बुलाया और इतना सुंदर हमारे को शरीर दिया और उसका हम ध्यान नहीं रखें।
और इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली आपका ईश्वर, आपका मास्टर आपसे नाराज रहेगा। तब व्यावहारिक दृष्टि से ये दोनों फिजिकल और एस्ट्रल वर्ल्ड एक हो जाते हैं। इस तरह कॉन्शियसनेस जागृत हो जाती है। कुंडलिनी का मैंने जैसे कहा था, ये त्रिआयामी शक्ति है, धनात्मक, ऋणात्मक और तटस्थ। इन तीनों शक्तियों के अलग अलग नाम हैं। फेमिनाइन में, स्त्रीलिंग में घुमावदार शक्ति को एड़ा नाड़ी कहते हैं। ये देख रहे हैं बीच में आप पिक्चर में, सबसे नीचे वाली एड़ा नाड़ी। पुल्लिंग शक्ति को पिंगला नाड़ी कहते हैं और मध्य वाली को रीढ़ की स्नायु से सीधे खड़ी रूप में रहती है, इसीलिए इसको बोलते हैं तटस्थ। तटस्थ जो मूलाधार चक्र से ऊपर के चक्र तक जाती है। कुछ महत्वपूर्ण शक्ति और स्नायु केंद्र पर एक दूसरे से गुथी हुई रहती है, जस्ट लाइक दैट। आपने कभी नाग नागिन को ऐसे घूमते हुए देखा होगा साथ में, गुथी भी, गुथना बोलते हैं इसको। तो दोनों एक दूसरे से रहते हैं नाग नागिन, तो इस तरह से ये कहीं कहीं गुथी हुई रहती है। इसका मतलब ये है कि आपकी कुंडली जागृत हो रही है और आप इस ओर प्रोग्रेस कर रहे हैं। इसमें से एक जो है नाड़ी पिट्यूटरी में जाती है और दूसरी पीनियल ग्लैंड में जाती है, जबकि सुषुम्ना नाड़ी स्नायु से सीधे होकर तालू से बाहर निकलती है और उसका कांटेक्ट हमारी जिह्वा से होता है, ऐसा उन्होंने लिखा है। ब्रेन से तो खैर होता ही है, लेकिन कुछ पोर्शन इससे जिह्वा से होता है। और जीभ से इसका कांटेक्ट जब होता है तो जब भी हम बोलते हैं कि यह, हम कहते हैं ना कि यह मधुर वाणी वाला है, हमारा जैसे शिखर सर है, इनको गुस्सा कभी नहीं आता, हमेशा मधुर वाणी। तो ये दैट इज मेन रीजन। पीनियल ग्लैंड के चारों तरफ हमेशा अग्नि क्रियाशील होती है। देखिए इसमें बताया भी है उन्होंने कि पीनियल ग्लैंड के चारों तरफ अग्नि क्रियाशील होती है। कुंडलिनी इस ग्लैंड को कुछ समय के लिए प्रकाशित करती रहती है। उस समय पूरा जो विश्व है, वर्ल्ड है, वो दृश्यमान हो जाता है। कहते हैं गहरी नींद में भी ये पीनियल ग्लैंड खुल जाती है और ये बहुत अच्छा साइन है कि अगर गहरी नींद में आपकी पीनियल ग्लैंड खुलती है तो ये हम मनस के लिए बहुत ही अच्छी। कुंडलिनी को मिस्टीरियस फोर्स कहा है, रहस्यमय शक्ति है। यह योगा प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी से परफेक्ट मैन अपने देवत्व को, डिवाइनिटी को फिजिकल कॉन्शियसनेस में लाता है। हम आज जिस लिमिटेशन में काम कर रहे हैं, अगर इसी में हम थोड़ा सा योगा प्रैक्टिसेस ऐड करें तो आपकी उन्नति और प्रगति डेफिनेटली होगी। यहाँ हम इस चैप्टर की स्टडी से सेल्फ कल्चर की प्रॉब्लम डीलिंग नहीं कर रहे हैं। ये बड़ा उन्होंने कड़वा सच लिखा है कि इसकी स्टडी में जो इसकी प्रॉब्लम है उसको डीलिंग नहीं कर रहे हैं हम। यह तो डेफिनेट ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट है सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मानुभूति। फिजिकल बॉडी को कंट्रोल में लाना बहुत बड़ी समस्या है। इन्होंने एक वर्ड यहाँ यूज किया है, इडियोसिंक्रेसिस। इडियोसिंक्रेसिस का मीनिंग जो है व्यक्ति के व्यवहार, उसका सोचने का तरीका, प्रगतिगत विलक्षणता और अनयूजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। जब यह संकल्प शक्ति से ही संभव है। इसके लिए जब हम अपनी हैबिट्स और लाइफ स्टाइल चेंज करने का प्रयत्न करते हैं तो हमें सबसे अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आप देखिए, आपकी लाइफ स्टाइल कभी चेंज करके देखें आप, फिजिकल बॉडी आपको रोकेगी, लेकिन फिजिकल बॉडी ही नहीं, डिजायर्ड बॉडी और मेंटल बॉडी हमारे निम्न स्वभाव को वश में लाने का प्रयत्न हमेशा करते रहना चाहिए। आपके लोअर मेंटल को अगर आपने काबू में नहीं लिया तो आप आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाए। साथ ही फिजिकल बॉडी पर को ध्यान देना ही होगा। फिजिकल बॉडी को अपने कंट्रोल में लाने के लिए सर्वप्रथम यह है कि हम अपनी कॉन्शियसनेस में अपने आप को इस शरीर से अलग करें। देखिए आप फिर प्रैक्टिकल उस समय के लिए अपने फिर इस बॉडी को अलग करें कॉन्शियसनेस में, यथासंभव ये अनुभव करें कि हम इस शरीर से अलग है। ये कब संभव है? जब आप मेडिटेशन में रहें। इस शरीर का स्वामी आपको बनना ही होगा। यह सब परिश्रम, स्टडी वो मेडिटेशन से ही संभव है। यहाँ हम सब
तब तक करते रहना चाहिए जब तक मन व शरीर पूरी तरह सेपरेट ना हो जाए। ये बड़े टिपिकल प्रोसेस है, लेकिन कुछ साधक करते हैं। हमें स्वयं को इस अस्तित्व का आभास होने लगेगा। हमें स्वयं को बार बार आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, हम जरूर कुछ न कुछ हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। इस शरीर रूपी घोड़े को हम कार्य के लिए उपयोग में लेना है। बॉडी को उन्होंने यहाँ हॉर्स कहा है। हमें अपने इस घोड़े को अच्छी तरह ठीक अवस्था में रखना पड़ेगा और इसकी जो कुछ सनके हैं, इनकी जो बैड हैबिट्स है अपनी फिजिकल बॉडी को, उनको पहले पूरा करने दें। जस्ट अब घोड़े को जब आपने देखा होगा, जब घोड़े के साथ हम रहते हैं तो उसकी कुछ सनके हैं, उसकी बैड हैबिट्स हैं, हिनहिनाता है या धूल में लौटने लगता है। तो हमारी फिजिकल बॉडी को भी इस तरह से उसकी बैड हैबिट्स थोड़ा सा पूरा कर लेने दें, नहीं तो वो जो है ना प्लेटफॉर्म पे नहीं आएगा। वो चाहे घोड़ा हो चाहे फिजिकल बॉडी हो, उसकी सनके थोड़ा सा उनको पूरा करने दें और इसमें संकोच भी नहीं करें। आपने देखा होगा हॉर्स ट्रेनर को, घोड़े को थोड़ी देर फ्री कर देता है। इस तरह हमारे फिजिकल बॉडी का भी नेचर है, जब आवश्यक हो उससे अपना कार्य करवा लें, लेकिन हमारे रूटीन वर्क में वो डिस्टर्ब नहीं करें, इसका ध्यान रखें। फिजिकल बॉडी के प्रति भी हमारा दृष्टिकोण भी इस तरह का होना चाहिए। ये एक्सेप्ट करें कि फिजिकल बॉडी एक लिविंग मशीन है, इसे अपना दास, स्लेव, गुलामी रहने दें। यह सब डिसिप्लिन से ही संभव है, किंतु इस अनुशासन का यह अर्थ नहीं कि हम अति के दूसरे छोर तक पहुंच जाएं। देखिए, अब डिसिप्लिन का भी एक लिमिटेशन बताया है उन्होंने कि इस दूसरे छोर तक पहुंच जाए। वो दूसरा छोर कौन सा है? बहुत डेंजरस है। जैसा कि गुमराह फकीर और धर्म की आड़ में आडंबर कराते रहे, ये उग्र साधन फिजिकल बॉडी की अत्यंत घातक सिद्ध हुए हैं। और यह पूरे वर्ल्ड में का तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इंडिया में बहुत हो रहा है। फिजिकल बॉडी के साथ इस तरह का जो खिलवाड़ है वो नहीं होना चाहिए। इसका साइंटिफिक रीजन और महाभारत और हमारे पुराने गुरुदेव, महान गुरुदेव इस बारे में बताते हैं। मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। चूल की प्रक्रिया, ये कहीं आपने सुना होगा, चूल की प्रक्रिया, आग पर चलना फिजिकल बॉडी के लिए ठीक नहीं है। तांत्रिक क्रियाएं करवाना, शरीर को गुदवाना, गुदवाने का मीनिंग मार्किंग करवाना। आपने देखा होगा कई आदमी बीमार है तो वो गुदवाने वाला जो डॉक्टर उसके पास ले जाते हैं और वो गर्म उससे रॉड से बॉडी को डैमेज करता है। ये आपको रोकना होगा। हम चूंकि टीएस मेंबर हैं, ये कहीं भी आपको अगर एक्टिविटी कहीं दिखती है तो ये फिजिकल बॉडी के साथ खिलवाड़ नहीं करना। ढोंगी शादी बाबुओं से इलाज करवाना, उनके चक्कर लगाना, झोला छाप डॉक्टरों से इलाज करवाना, क्यों इतना सस्ती है क्या फिजिकल बॉडी? ये सब क्यों करते हैं? बिकॉज लेक ऑफ नॉलेज। भगवत गीता, अन्य सभी महान गुरुओं ने इसके लिए प्रति सचेत भी किया है। फिजिकल बॉडी की बैड हैबिट्स को चेंज करने में के संकल्प के दबाव तथा उसके तौर तरीके बदलने में धैर्य और समझ से कार्य लेने पर भी उसे सहजता से कंट्रोल किया जा सकता है। बुद्धिमत्ता पूर्वक किए गए विभिन्न प्रकार के तपों का उद्देश्य फिजिकल बॉडी पर इस प्रकार का कंट्रोल स्थापित करना, उसे जीवात्मा का आज्ञाकारी सेवक बनाना, ताकि जो कुछ भी कार्य से कराना है उसे अच्छी तरह और बिना किसी विरोध के कर सके। इस प्रकार के कंट्रोल, अब ये स्टार्ट होता है आपका कंट्रोल ऑफ योर फिजिकल बॉडी। से प्रत्येक साधक अपने अलग अलग साधन अपना सकता है। इसके लिए अलग अलग है, आप बॉडी लिए आप इसको लेना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रत्येक साधक की जरूरतें अलग अलग है, उसके टाइप्स अलग अलग हैं। एक साधक के लिए जो आवश्यक हो वो दूसरे के लिए अनावश्यक भी हो सकता है। सपोज करें फिजिकल बॉडी पर एक आवश्यक कंट्रोल प्राप्त हो गया आपको, अब उससे जो चाहे हम करा सकते हैं। फिर हमारा अगला कार्य क्या होगा? कंट्रोल भी कर लिया आपने, फिजिकल बॉडी के ऑर्गन्स को भी पहचान लिया आपने, सबसे उनकी उनकी जो लतें हैं, उनके बैड हैबिट्स वो भी आपने करवा ली। अब आता है प्यूरिफिकेशन ऑफ योर फिजिकल बॉडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ प्यूरिफिकेशन का मतलब, प्यूरिफिकेशन फिजिकल बॉडी के संबंध में ही नहीं, टॉपिक में जरूर लिखा है फिजिकल बॉडी, प्यूरिफिकेशन ऑफ द फिजिकल बॉडी, बट इसके साथ
आपकी डिजायर्ड बॉडी और मेंटल बॉडी के संबंध में है, उसको दोनों को साथ में लेके चलना होगा। प्यूरिफिकेशन या पवित्रता का अर्थ यह है कि हमारी बॉडी में से एलिमेंट्स की प्रधानता हो जानी चाहिए, जो कि हायर वाइब्रेशंस को इजीली एक्सेप्ट कर सके और लोअर वाइब्रेशंस को एक्सेप्ट नहीं करे। लोअर वाइब्रेशन एक्सेप्ट क्यों करते हैं? साइंस फील्ड में जब हम सब इससे वेल नोन है, मैटर और वाइब्रेशंस के बीच इस रिलेशन से यह कंक्लूजन निकलता है कि जब बॉडी में अच्छे पदार्थों के सम्मिश्रण की प्रधानता है तो हाई वाइब्रेशंस को अधिक इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। ये साइंस का फंडा उन्होंने लिखा है कि वो हाई वाइब्रेशन ही एक्सेप्ट करेगा, यहाँ लोअर वाइब्रेशंस की इजीली एंट्री नहीं हो पाएगी। लेकिन इसका ठीक उल्टा देखें आप, जिस बॉडी में लोअर लेवल कॉम्बिनेशन का प्रोविजन है, लोअर मेंटल वालों की बात कर रहा हूं मैं, आप जिस बॉडी में लोअर लेवल कॉम्बिनेशन की प्रोविजन है, वह लोअर थॉट्स और इमोशंस को इजीली एक्सेप्ट करेगा, वहां हाई वाइब्रेशन संभव ही नहीं। ये दोनों चीजें उन्होंने कॉन्ट्राडिक्टरी लिखा है, वो उसको अनेबल रहेगा हाई वाइब्रेशन को एक्सेप्ट करने में। इस प्रकार प्यूरिफिकेशन का मीनिंग केवल इतना ही है कि शरीर में से निम्न स्तरीय पदार्थों को धीरे धीरे निकालकर उसे कम करके अच्छे प्रकार के मैटर्स का रेशो बॉडी में इंक्रीज किया जाए। दैट इज नोन एज प्यूरिफिकेशन ऑफ आवर फिजिकल बॉडी। हमें ये याद रखना होगा कि जीवात्मा फिजिकल बॉडी का उपयोग नर्वस सिस्टम के माध्यम से ही कर सकता है। अब देखिए, अब नर्वस सिस्टम का हमारे बॉडी ऑर्गन से क्या रिलेशन है, बहुत ही रुचिकारी और ये बड़ा रोचक है ये। किंतु नर्वस सिस्टम एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है, इसके माध्यम से इमोशंस, थॉट्स, जीवात्मा की हायर पावर्स फिजिकल बॉडी में व्यक्त और फिजिकल कॉन्शियसनेस में प्रकट होती है। अपनी जटिल संरचना के माध्यम से कंप्लीट बॉडी नर्वस सिस्टम को पोषण कराती है। ये नर्वस सिस्टम को जो स्नायु है उनको भी पोषण जो है, हमारी जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है बॉडी का, उसी से पोषण होता है और उसे ठीक रखती है। फिजिकल बॉडी में जीवात्मा के कार्य कर पाने में बड़ी रुकावट नर्वस सिस्टम का डिसअरेंज होना। कभी कभी आप देखा होगा कि नर्वस सिस्टम डिसअरेंज हो जाता है। ब्रेन में अगर कहीं एक ब्लड क्लॉट बन गया तो पूरा शरीर गतिहीन हो जाता है, शरीर के माध्यम से होने वाला जीवात्मा का सारा कार्य रुक जाता है। ऐसी बीमारी को हम पैरालिसिस कहते हैं। जिस नर्वस सिस्टम में पार्टिकल से उत्पन्न वाइब्रेशन के कारण कॉन्शियसनेस समस्त कार्य कर पाती है, वह नर्वस सिस्टम अपने पोषण के लिए संपूर्ण बॉडी पर निर्भर रहता है। फिजिकल बॉडी की गुणवत्ता के अनुरूप ही नर्वस सिस्टम के पदार्थों की गुणवत्ता होती है। वाइब्रेशंस के प्रति सेंसिटिविटी भी उसी के अनुरूप होती है। ये नर्वस सिस्टम का थोड़ा सा शॉर्ट में मैंने लिया है, बुक्स में बहुत डिटेल लिखा है, क्योंकि अपना नर्वस सिस्टम और अपना फिजिकल बॉडी ऑर्गन्स का बहुत क्लोज रिलेशन। नर्वस सिस्टम कभी भी बिगड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ऐसा क्लियर लिखा है, बार बार इसको अंडरलाइन किया हुआ है। हम यहाँ कुछ खान पीन के बारे में तेमनी साहब बताते हैं, हमारी ईटिंग हैबिट्स और हमारी ईटिंग स्टाइल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसी का जुड़ा हुआ है। ये आता है आपका सेंसिटाइजेशन ऑफ योर बॉडी एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉडी का ही पार्ट है। हम जो भी कुछ खाते हैं उसी से हमारी फिजिकल बॉडी का निर्माण होता है। अब स्वाभाविक है कि इन्हीं आहार के गुणों पर शरीर की गुणवत्ता डिपेंड करेगी। विभिन्न प्रकार के आहारों के विषय में नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के आधार पर अकल्टिस्ट ने आहार को क्लासिफाई कर दिया। ऐसा खान पान करने के बाद बॉडी की वाइब्रेटरी कैपेसिटी पर प्रत्येक का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको भी ध्यान में रखें। अपने आहार को 3 ग्रुप में डिफरेंशिएट कर दिया। पहला है तामसिक, सेकंड राजसिक, थर्ड है सात्विक। तामसिक आहार हम सब जानते हैं, ऐसे आहार से आलस, क्रोध आता है, व्यक्ति तामसिक प्रवृत्ति का हो जाता है। ये कभी नहीं लेना चाहिए खाना। अब तामसिक आहार क्या क्या होते हैं हम सब जानते हैं, यहाँ डिटेल नहीं पता क्योंकि शॉर्ट में थोड़ा सा डिस्कशन हो रहा है। सेकंड है राजसिक आहार, ये हमारी फिजिकल बॉडी को एक्टिवेट रखता है। और राजसिक आहार क्या होता है, वी नो एवरीथिंग। सात्विक आहार,
यह आहार हमारी सामंजस्यता, मधुरता को डेवलप करता है। स्पिरिचुअल नॉलेज के एस्पिरेंट को सात्विक आहार ही लेना चाहिए, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। कि आप राजसिक नहीं लेंगे चलेगा, तामसिक नहीं लेंगे चलेगा, तामसिक तो लेना ही नहीं है। लेकिन अगर आप सात्विक आहार लेते हैं तो ये एस्पिरेंट के लिए बहुत कंपलसरी है। अगर ये नहीं लिया तो आप एंटर नहीं कर सकते, क्लास में भी एंट्री नहीं। तो हम ये तीनों आहार के बारे में चर्चा कर रहे थे। अधिकतर व्यक्ति बड़ी अविवेकपूर्ण और निश्चित परिपाटी के अनुसार इसका उपयोग करते हैं। कुछ हिंदू लोग तो इसे अंधश्रद्धा मानते हैं। आपने सुना होगा, बड़ा नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं कि नहीं कुछ नहीं होता खाने पीने से, सब खाओ मस्त रहो। ऐसा नहीं है। जीवन को आध्यात्मिक बनाने के लिए मानव चौके और चूल्हे यानी किचन तक सीमित रह जाता है। शरीर की प्यूरिटी तो लक्ष्य तक जाने का साधन है। जैसे कि अपने को आज टॉक कर रहे हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ फिजिकल बॉडी, इसका टारगेट क्या है? क्यों प्यूरिफाई कर रहे हैं बॉडी को? ये हमारा एक टारगेट, हमको उस टारगेट तक पहुंचना है। सिर्फ शरीर की शुद्धि से स्पिरिचुअलिटी नहीं आ सकती। जैसे एक अच्छी वायलिन से म्यूजिक उत्पन्न हो, यह जरूरी नहीं है। स्पिरिचुअल लाइफ के लिए प्यूरिटी के साथ साथ अन्य नियमों का पालन भी आवश्यक है, अन्यथा यहाँ सब कुछ मीनिंगलेस है। प्यूरिफिकेशन के बाद हेल्थ अगली महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसी अच्छी हेल्थ का मीनिंग है बॉडी के सभी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स सामंजस्यपूर्ण ढंग से कार्य करें। इससे स्वस्थ अनुभव करने की भावना तो होती ही है, साथ ही बिना थके शारीरिक व मानसिक कार्य करने की क्षमता भी प्राप्त हो। जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है उसे अपने शरीर का भान ही नहीं होता। आप देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात बताते हैं वो तैमिनी साहब यहाँ पर, कि जो हेल्दी है उसको मालूम नहीं पड़ता कि मेरी बॉडी मेरे साथ है। और जो अनहेल्दी है उसको अपने शरीर के बारे में बार बार किसी न किसी अंग के बारे में सोचना पड़ता है, अलर्ट रहना पड़ता है। वह रोग मन में उत्पन्न विक्षेपों को पैदा करता रहता है। योग पर चलने वाले को, उस रोगी को स्पिरिट ब्रेकर माना है। अगर योगा आप कर रहे हैं, ये साधन मेडिटेशन कर रहे हैं और आप रोगी हैं, तो दैट इज स्पिरिट ब्रेकर। बहुत बार तो रोग आंतरिक द्वंद्व, ये बड़ी खतरनाक बीमारी है आंतरिक द्वंद्व। मन ही मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, जलन, और एक बार किसी के बारे में आपने सोच लिया कि ये आदमी तो खराब ही है, तो ये दैट इज नोन एज आंतरिक द्वंद्व। और आत्म संयम का अभाव भी बीमारी के ही लक्षण है, और इनको हमको दूर भगाना बहुत ही आवश्यक है। फिजिकल बॉडी को जीवात्मा के लिए एक प्रॉपर मशीन बनाने के लिए फिजिकल कॉन्शियसनेस में जीवात्मा को अपनी दुनिया में बॉडी को प्यूरिफाई करने के लिए इसकी आवश्यकता है। किंतु प्यूरिफाई ही सब्जेक्ट सफिशिएंट नहीं है, इससे काम नहीं चलेगा। बॉडी और नर्वस सिस्टम में होने वाले हाई वाइब्रेशंस की शक्तियों को जब एक्सेप्ट कर लें, इसी को सेंसिटिविटी कहते हैं। मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं। बॉडी और नर्वस सिस्टम में होने वाले हाई वाइब्रेशंस की शक्तियों को जब हम एक्सेप्ट कर लें, दैट इज नोन एज सेंसिटिविटी ऑफ सेंसिटाइजेशन ऑफ आवर फिजिकल बॉडी। सेंसिटिविटी का रिलेशन वाइब्रेशन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी से, ये इंडिविजुअल फिजिकल बॉडी से मतलब है इसका, कितनी सेंसिटिविटी आप एक्सेप्ट करते हैं, उसकी कैपेसिटी कितनी एक्सेप्ट करते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ तैमिनी साहब ने अपने बुक में लिखा है। जब किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जिसमें वायर होते हैं, ऐसा इंस्ट्रूमेंट, और जब वो वायर जब तक कसा हुआ ना हो तब तक मधुर संगीत नहीं निकल सकता। और ये वायर कोई सा भी हो सकता है, म्यूजिशियन चेंज करता रहता है बार बार, कभी कभी कॉपर, कभी आयरन, कभी प्लेटिनम। और इन इंस्ट्रूमेंट, इस तारों को, इन वायरों को, इंस्ट्रूमेंट को पर कसने पर अलग अलग मेटल की साउंड अलग अलग होती है। ये एग्जांपल उनका दिया उन्होंने। माता पिता अगर प्यूरिफाई व सेंसिटिव बॉडी वाले होकर अपने बालक को जन्म देते हैं, बालक भी उसी प्रवृत्ति का होगा जो उसे सूक्ष्म कंपनों के लिए सेंसिटिव व एक्सेप्टेबल बनाएगा। नर्वस सिस्टम की सेंसिटिविटी किससे प्राप्त
प्राप्त होती है, वो बोलते हैं नर्वस सिस्टम की कैपेसिटी, नर्वस सिस्टम की सेंसिटिविटी मेडिटेशन से प्राप्त होती है। उसके लिए मन की तीव्र एकाग्रता और जीवात्मा की उत्कृष्ट आकांक्षा बहुत ही आवश्यक है। इसे लोअर बॉडी की समस्त शक्तियां हायर सेल्फ की ओर फ्लो होने लगती है। ये योगा का एक मेन उन्होंने एग्जांपल दिया कि जो आपकी समस्त शक्तियां हैं लोअर सेल्फ से हायर सेल्फ की ओर जाने लगेगी। इस प्रकार सूक्ष्म शक्तियों का इंटरनल फ्लो ब्रेन में संभव हो जाएगा। इस प्रकार ऑर्डिनरी कंसंट्रेशन और ध्यान की प्राइमरी प्रैक्टिस से धीरे धीरे मन अधिक इंटेंसिव डिसिप्लिन, कड़ा संयम और कंट्रोल होने लगता है। बाद में इसे ही योग है, बस हम इसे ही योग कहते हैं। योग की डेफिनेशन कितनी बढ़िया उन्होंने डिफाइन की है। लोअर कॉन्शियसनेस का हायर कॉन्शियसनेस में मर्जिंग होना, दिस इज ए कंप्लीशन ऑफ योर योगा, और उसी का ये समापन भी है। लंबे ध्यान के परिणाम स्वरूप फिजिकल बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंजेस होते हैं ये कहीं दिखाई नहीं देगा। ये तो आपकी सेल्फ रियलाइजेशन का एक एग्जांपल मान सकते हैं आपकी, आप ये दिखाई नहीं देगा। कुछ लोग बोलते हैं सब कैसे मालूम पड़ेगा, तो आपको अनुभूति होना चाहिए इसकी। फिजिकल बॉडी को सब्टलर वाइब्रेशंस के प्रति सेंसिटिव बनाने के लिए यह नॉलेज कंपलसरी भी नहीं है, यह तो ऑटोमेटिक प्रोसेस। फिजिकल बॉडी को एक ऐसा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट बनाना इतना इजी नहीं है जिसके माध्यम से जीवात्मा फिजिकल वर्ल्ड में बेरोक बिना रुकावट के गति कर सके, उसको गति दे सके। जिन मैटर्स से बॉडी का कंस्ट्रक्शन होता है कि जिसमें रियल अकल्टिस्ट के बनाने के लिए इतनी लंबी और रिगरस ट्रेनिंग की आवश्यकता है, वो वर्ड लिखते हैं रिगरस ट्रेनिंग, कठोर प्रशिक्षण, बहुत कठोर प्रशिक्षण करना। इस कार्य में वही सक्सेस होते हैं जिनमें असाधारण धैर्य और लगन, ये दोनों नहीं है तो आपकी रिगरस ट्रेनिंग में आप 100% मार्क्स नहीं ले सकते। कुछ एस्पिरेंट्स, कुछ साधक को इजी भी लगता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिगरस ट्रेनिंग ही करें। कुछ लोगों को क्योंकि वो उन्होंने हैबिट बना लिया तो वो कुछ को इजी भी लगेगा क्योंकि वे पूर्व के जन्मों में ये सब कर चुके हैं। देखिए आप, पुनर्जन्म को भी इन्होंने ले लिया, हेरिडिटी को भी ले लिया कि नहीं आप पुनर्जन्म में जब ये करते आ रहे हैं तो आपको ये चीज इजी लगेगी। इस जन्म में उसका रिपीटेशन हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को वही मिलता है जिसका वह अधिकारी है, जिसका वो उसको राइट्स है। अंत में हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंगों का एलिमेंट से जो सामंजस्य है उसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। सेल्फ कल्चर बुक के दोनों जो चैप्टर हम इस पर मनन जो किया हमने उसको हम यही समाप्त करेंगे, लेकिन हमारे जो कुछ बॉडी ऑर्गन्स है उनका क्या सामंजस्य है एलिमेंट से। और मैं यहाँ एक चीज और शिखर सर शेयर करना चाहता हूँ कि अगर यहाँ कोई डॉक्टर या एनाटॉमी कोई एक्सपर्ट हो तो वो काइंडली 5 मिनट मेरा ये टॉक खत्म होने के बाद ऐड करें, क्योंकि वो हमसे ज्यादा नॉलेजेबल है एनाटॉमी और इसका कोई डॉक्टर एक्सपर्ट हो यहाँ पर। इन एलिमेंट्स के अंगों के साथ सामंजस्यता के बारे में मैडम ब्लेवेट्स्की क्या बोलती है। हमारी स्प्लीन नाम सुना होगा, फिजिकल बॉडी का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। लीवर, स्टोमक और नेवल, नाभि, इनका काम से संबंधित है। आपका दाहिना आंख का बुद्धि से सामंजस्य, बाई आंख का मनस, दाएं कान का निम्न मनस, बाएं कान का काम रूप से, दाहिना नासिका छिद्र प्राण तत्व से, बाई नासिका छिद्र का प्राण से, और मुंह का ईश्वर के अंगों से संरचनात्मक दर्शन किया। ऐसे कहते हैं ना बार बार कि किसी के चेहरे का दर्शन कर लिया तो ईश्वर का दर्शन हो गया। पूरा फेस का दर्शन जो है ईश्वर के अंग से इसका सामंजस्य बताया। आंतरिक अंगों के सामंजस्य के बारे में वे मैडम एचपी भी बताती हैं कि हृदय का प्राण से सामंजस्य,
अनाहत चक्र, जैसे हमने चक्रों की स्टडी की थी, अनाहत चक्र का संबंध भी हार्ट से है। इसीलिए तो वो हार्ट के पास में बताया फोटो में मैंने डिस्प्ले जो किया था, जो आहत नहीं हो, अनाहत, अनाहत, उसको कभी आहत नहीं करें, उसको ठेस नहीं पहुंचा। अकल्ट वर्क और उसकी सामंजस्यता का ज्ञान एक साधक को अपने शरीर और अपने अंगों की जटिल और सूक्ष्म यांत्रिक प्रणाली के कार्यों को समझने में सहायक होगा। जो हमने टॉक किया है, ये इसका कहीं न कहीं उसका बेनिफिट साधक को मिलेगा। थियोसॉफी के अन्य विषयों के ज्ञान के साथ ही थियोसॉफी में सभी स्टडी हम करते हैं, लेकिन फिजिकल बॉडी के फंक्शन, फिजिकल बॉडी का कंट्रोल, फिजिकल बॉडी का प्यूरिफिकेशन और फिजिकल बॉडी का सेंसिटाइजेशन बहुत ही आवश्यक है। तभी हम सबका विकास, इस दुनिया का विकास संभव है। मेरा चैप्टर यहाँ समाप्त हो रहा है और कहीं कुछ बोलने में त्रुटि हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने इतने परिश्रम के साथ किए हुए अध्ययन को हम लोगों के साथ शेयर किया। और लेकिन इससे पहले अभी हमारे पास और एक सेशन है। अगर हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो उनके मन में कोई प्रश्न आ रहा हो, जो अभी शेयर किया है उस विषय से संबंधित कोई डाउट, कोई प्रश्न, वो प्लीज, जैसा मैंने पहले कहा, या तो चैट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख दें या डायरेक्टली आप अपने आप को अनम्यूट पहले कर लें और फिर बोलें और प्रश्न सीधे हमारे आज के वक्ता जो हैं उनसे पूछ सकते हैं, प्लीज। नरवरे जी, एक बात बहुत अच्छी तरह से आपने ये चैप्टर को एलोबरेट किया, समझाया। आपने एक तैमिनी जी का एक वर्ड यूज किया कि जब हम स्वस्थ होते हैं, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, बिल्कुल। जब हम स्वस्थ होते हैं तो हमारी फिजिकल बॉडी हमसे अलग है, इसका एहसास नहीं होता जी। इसका एहसास होता ही नहीं कि फिजिकल बॉडी और मैं अलग हूँ। बिल्कुल सर। नेचर ने ऐसी व्यवस्था कर दी है। जब हम युवावस्था में होते हैं तो जैसे मन में आया वैसा शरीर ट्विस्ट होता है, तो पता ही नहीं चलता कि मैं अलग हूँ और शरीर अलग है। लेकिन जैसे जैसे समझ आती है, उन्होंने क्या कहा कि उस अवस्था में पता ही नहीं चलता, ये नासमझी की अवस्था है। और जैसे जैसे हम वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हैं, तब हमें कहीं न कहीं एहसास होता है कि मुझे उठना है या किसी को दौड़ के हाथ लगाना है या कुछ ये करना है, तब मेरी फिजिकल बॉडी मेरे को कोऑपरेट नहीं करती। ऐसे जैसे जैसे हम वृद्धावस्था की ओर जाते हैं, तब तब अधिकाधिक माने गहरे में ये अनुभव आता है। फिर भी मानव जाति की विडंबना ये है कि मृत्यु शैया तक जाते तक लोग ये बोध नहीं कर पाते कि मैं और शरीर अलग हूँ। थियोसॉफी का जिन्होंने स्टडी किया है, थियोसॉफी का जो अभ्यास करते हैं, और वो इस तरह की, जैसे आपने लेक्चर दिया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, इस तरह का जो आखिर विकास होता है, आत्मिक क्रांति होती है, तो युवावस्था में शरीर जैसा मन में आया वैसा शरीर ट्विस्ट होता है, तो पता ही नहीं चलता कि मैं शरीर हूँ या मैं ही शरीर हूँ, ऐसा लगता है। लेकिन जैसे जैसे हम वृद्धावस्था की ओर जाते हैं, हमको उठना है लेकिन पैर अकड़ जाते हैं, हम उठ ही नहीं सकते। तब हमें एहसास होना चाहिए कि मेरे मन में जो आ रहा है या जो मैं चाह रहा हूँ, मेरा शरीर मेरे को कोऑपरेट नहीं करता। तब हमें ये बोध होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है बोध की, जिसको हम रियलाइजेशन कहेंगे। उस बोध की आवश्यकता है कि देखो, ये शरीर मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं जो चाहता हूँ वो ये करने में मुझे अड़चनी निर्माण कर रहा है। और यही वो स्थिति है कि जिस दिन आपको रियलाइजेशन हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ। इसका और एग्जाम्पल छोटा सा देते हैं कि जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं, तो सबसे पहले अगर हमको कोई तकलीफ होती है तो हमें पैर में दुखना शुरू हो जाएगा, खुजली शुरू हो जाएगी, और हम कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, क्योंकि हम ध्यान करने जा रहे हैं, जीवात्मा का जो काम है वो करने जा रहे हैं। तो शरीर पहले विरोध करता है, बाद में मन विरोध करता है। जो चीज नहीं याद आने की उसी वक्त वो याद आएगी। इस तरह से अनेकों ने नेचुरल कोर्स में निसर्ग ने ये व्यवस्था ही कर दी है कि आपको ये बोध हो जाए
कि आप शरीर नहीं हो, आप मन नहीं हो, आप कुछ अलग हो। लेकिन लैकुना जो लोगों को अवेयरनेस, और अवेयरनेस जिसको कहते हैं अध्यात्म में, इसका अभाव होने के कारण हम मृत्युशैया तक जाने तक ये बोधि, ये समझ ही नहीं पाते कि मैं और शरीर अलग हूँ। ओहर बहुत अच्छा नरवरी जी आपने बताया है। एक मेरे को थैंक यू लगा, सर, थैंक यू, कोशिश किया मैंने बताने के लिए। थैंक यू बंधु लोखंडे जी, आपने अपने विचार हमारे साथ शेयर किए। और हमारे कोई पार्टिसिपेंट्स हो, कोई प्रश्न अगर हो या कोई क्लैरिफिकेशन हो तो वो प्लीज पूछ लीजिए और हमारे वक्ता उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। मुंबई से तरल मुंशी अरविंद भाई, मेरा प्रश्न ये है कि आपने कहा कि एक सेहतमंद शरीर होता है और वो सेहतमंद की एक परिभाषा शायद जो मन है या जो आपने ध्यान करने को बोला उससे आजकल, और वो शरीर जब मेडिटेशन में जाता है तो आप मेडिटेशन लंबा कर सकते हैं, अपनी क्षमता अनुसार लंबा कर सकते हैं। तो एक मेडिटेशन इस दुनिया में जब हम कार्य करते हैं तो हमारे जो आपने दूसरी 5 इंद्रियां गिनाई, वो इंद्रियों को हम पहले शायद कार्य करते हैं। समझो हमें लॉन्ग आवर्स बैठना है या लॉन्ग आवर्स हम अपना कार्य कर रहे हैं, तो हमारे पास जो पहली ज्ञान इंद्रियां आपने बताई उसके लिए समय बहुत कम रहता है। तो क्या इससे भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है? और डिस्टर्ब होता है तो फिर जब कोई आध्यात्म के लिए बैठता है तब तो वो दूसरी 5 इंद्रियों को इस्तेमाल ही नहीं करता, स्थिति प्रज्ञ रहता है। तो ये दोनों स्थितियां मतलब एक कार्य के हिसाब से जो हम उसमें अध्यात्म में जा रहे हैं, हम कोई कार्य करते हैं, जैसे आप अभी 1 घंटे तक लेक्चर दे रहे थे तो आपका पूरा कंसंट्रेशन उसमें लगा हुआ है, तब कुछ ज्ञान इंद्रियां या कुछ और इंद्रियां यूज नहीं हुई, तो ये भी एक तरह का अध्यात्म है। तो ये कार्यशील अध्यात्म और वो अध्यात्म का फर्क अगर आप बता पाए बॉडी से रिलेटेड तो मुझे बहुत सहायता मिलेगी शायद। सर ये क्या है कि एक मेरा ऐसा मानना है कि ये प्रैक्टिकल चीज है और इसको प्रैक्टिकल करके ही पॉसिबल हो पाएगा। जैसे स्टार्टिंग में इन्होंने इस बुक में जो बताया डॉक्टर तेमिनी साहब ने कि बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं मतलब सॉरी ये आपके जितने भी ज्ञानेंद्रियां हैं इनको आप धीरे धीरे एक प्रैक्टिकल करें कि इनको बंद करें। आप आंखों से देखना बंद कर देना 1 महीने के लिए, कानों से सुनना बंद करें। प्रैक्टिकली ये अगर पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसमें कान को हम बंद कैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकल देखेंगे नाक से रेस्पिरेटरी सिस्टम बंद करें। वो ये कह रहे हैं कि बॉडी के इनको एक बार करके देखें आप, तो आपका ये जो बॉडी है सिर्फ पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। तो उन्होंने जो प्रैक्टिकल दिया है ये एकदम संभव नहीं है, इसमें बहुत टाइम लगता है, समय लगेगा इसमें, क्योंकि ये चक्रों का जो प्रोसेस है ये भी काफी लंबा है। मैं आपको एक एग्जांपल बहुत बढ़िया यहाँ मैंने जो स्टडी किया था, डिप्रेशन, क्या ये 1 दिन का प्रोसेस है क्या? 6 मंथ बाद इफेक्ट आता है डिप्रेशन का। लेकिन वो बस डिप्रेशन में एक बार आदमी जब चला गया तो वो उसी ओर जाने लगेगा। उसको संभालना चाहिए, जिसे संभाल लिया उसको मैं ईश्वर का रूप देता हूँ कि वो गॉड है जिसने एक डिप्रेस पर्सन को बचा लिया। और डिप्रेशन के क्या बॉडी में इफेक्ट होते हैं ये साइंटिफिक प्रूफ हो गया है। मैं आज ये टॉक में बता नहीं पाया क्योंकि हमारी लिमिटेशन है टाइम की, लेकिन फिर भी मैं जो कुछ 7 पॉइंट आपको लाया हूँ ये मैं बताना चाहता हूँ। डिप्रेशन अगर है आपके 6 मंथ बाद बॉडी में तो आप थके हुए रहेंगे 24 घंटे। कोई भी आपको देख के बोलेगा कि आप आज टायर्ड क्यों हैं। सेकंड वन, आहट होना, बेचैनी। तीसरा है बॉडी पेन, पूरी बॉडी में आपको पेन रहेगा डिप्रेशन होने के बाद। हेडेक, हमेशा हेडेक। कमजोर आंखें आपकी कमजोर हो चुकी। पेन इन योर स्टोमक एक और इनडाइजेशन। ये डिप्रेशन के तरीके, मतलब डिप्रेशन के बाद के बॉडी में क्या इफेक्ट आते हैं, तो इस तरह का ये एग्जांपल मैंने किया था। तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है सर, और मैं समझता हूँ कि आपको क्लियर हुआ होगा। शेखर जी थोड़ा इसमें और शेयर करें आप।
हाँ सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ सर, अगर अनुमति हो तो। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। मैं कुछ कहना चाहती हूँ सर। हाँ मैं ये कहना चाह रही थी कि ये जो ध्यान के वक्त जो ज्ञानेंद्रियों के उसका जो फंक्शन है या जो रिजल्ट है, जो विक्षेप ज्ञानेंद्रियों के द्वारा पैदा होता है, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाह रही थी। देखिए, ज्ञानेंद्रियों का विषय क्षेत्र भी तो होता है। यहाँ पर आंखें या कान बंद कर लेने से तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य है विषय क्षेत्र जो उसका है, उसकी ओर से अपने को विरत करना। जैसे कि अष्टावक्र ने देख के कहा है कि विषयों को विष की तरह त्याग दो, विषयों को विष की तरह, हर ज्ञानेंद्रिय का विषय क्षेत्र है, तो वो कहते हैं विषयों को विष की तरह त्याग दो। और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि विषय में जो ये विष लगा हुआ है, विष पहले ही लगा हुआ है, हर विषय ही विषमय है। तो यहाँ पर तात्पर्य ज्ञानेंद्रियों को बंद करने से नहीं, बल्कि उनके विषय क्षेत्र से विड्रॉ कर लेने की स्थिति शायद कही गई है, ऐसा मुझे समझ में आया। थैंक यू तो उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच, आपका शेयरिंग के लिए धन्यवाद। मैं कुछ पूछना चाह रही हूँ। हाँ जी पूछिए। तो सबसे पहले तो मैं कह दूं कि अरविंद जी ने बहुत अच्छी तरह से सब चीजों को रखा सामने, बहुत कम समय में और बहुत ज्यादा चीजों को कवर किया और बड़ी स्पष्टता से। तो जो सेकंड स्लाइड थी जो अरविंद जी ने शेयर की थी, उसमें जिसमें सारे चक्र दिखाए गए थे, इड़ा और पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, उसमें मुझे याद है कि उस स्लाइड में चक्रों के नंबर दिए हुए थे 1 से लेके 7 तक, और उसी वाली स्लाइड में एक हाथ भी बना हुआ था जिसमें भी नंबर पड़े हुए थे 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या हाथों वो नंबर पड़े, क्या वो इन चक्रों को रिप्रेजेंट करते हैं? और वैसे तो इन चक्रों का डेवलपमेंट जो है वो फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी के डेवलपमेंट के साथ अपने आप होता ही रहता है, मतलब वो एक्टिवेट होते रहते हैं। पर क्या हाथ में जो बने हुए वो पॉइंट्स थे या वो नंबर थे, क्या उनकी सहायता से भी इन चक्रों में कुछ किया जा सकता है? आपने स्टडी भी किया हो या आपने मेडिकल इसका में वो लिया हो, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, जी हाँ, इसीलिए बस उसी से रिलेटेड है ये चक्र का जो फंडा है ना। आपका जो हथेली के बीच में, अगर हथेली के बीच में आप प्रेशर करते हैं तो आपका अनाहत चक्र से कनेक्शन है। आपका हार्ट जो है ना ठीक से पंपिंग करेगा। आप देखिएगा कभी भी आप मेडिटेशन में बैठे तो आपके हथेली के बीच में आप प्रेशर करें करीब 10 मिनट तक। मैं शिखर सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार मुझे आपका ये जो योगा है और जो जितने भी आसनास हैं, करीब 35-36 आसन में करता हूँ 2-2.5 घंटे पर डे, तो ये पूरा स्टडी किया हुआ है। तो एक दिन अब इसकी क्लास हम अलग से टॉक करेंगे। तो इसका एक्यूप्रेशर से संबंधित सिस्टर आप देखिए, अभी सैक्रम, ये जो आपने देख रहे हैं कि लास्ट वाली जो अंगुली है उसमें क्या लिखा उन्होंने, सैक्रम बोन, उस पे 4 नंबर पड़ा है। यस सैक्रम बोन, भवसागर। जी आप भवसागर देखिए, भवसागर नाम इसलिए दिया है, ये आपका कपाल भाती और भस्त्रिका से संबंध है इसका। आप इस भवसागर को इसको मंथन करें, चर्निंग प्रोसेस, जब भी तो आपका ये चक्र आगे बढ़ेगा। आप जब कपाल भाती और भस्त्रिका करते हैं ना, तो ये जो भवसागर है इसमें मंथन होता है। मंथन मतलब चर्निंग होता है, और जब भवसागर में चर्निंग होगा तो आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी देखिए लिखा है भवसागर, द ओशन ऑफ द इल्यूशन। जी देखने पढ़ने में आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है ना, ओशन ऑफ इल्यूशन, भवसागर। तो ये आपका एब्डोमेन है, और इसको आप इसकी प्रोसेस, चर्निंग प्रोसेस क्यों नहीं करते हैं? इसको आप बार बार कपाल भाती, भस्त्रिका, तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम से इसका जब संबंध हो जाएगा तो इसका पूरा डिऑक्सीडेट हो जाएगा, और आपका जो खाना है पूरा पचेगा। और जो आज हमने जो टॉक किया है कि खान पीन के बारे में है, तो इसी से इसका संबंध है। आप देखिए ईदा नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, ये तो हमने पढ़ा है, पिंगला नाड़ी भी पढ़ लिया है, मेडुला प्लेक्सस। अब देखिए चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, ये भी हमारे ब्रेन से संबंधित है।
ये इसका जो मीनिंग आपका, जब भ्रामरी आप करते हैं, जी हाँ जी, भ्रामरी आपने सुना हो, भ्रामरी किया हो जी, कभी, जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये आग्नेय चक्र और सहस्रार चक्र इफेक्टिव होता है। और भ्रामरी कितना बढ़िया प्राणायाम है, ये आपके ब्रेन को फिट रखता है। जी, अनाहत ठीक है जी, चक्र का मैंने आपको अभी बताया। नाभि चक्र का पॉइंट देखिए आप, जी, नाभि चक्र का जो हथेली और हाथ का जो बीच का जो जॉइंट है, इसके बारे में उन्होंने जो 1 नंबर लिखा है ना, जी, अब देखिए इधर राइट में, जी, हाँ, वो राइट रूट में चक्र देखिए, था, जी, नाभि चक्र के पास में जी, जो जी, हथेलियां और हाथ के बीच का जो जॉइंट है, उसको प्रेशर डालें आप, जी, तो आपका पेट दर्द, स्टोमक एक खत्म। ये बस प्रैक्टिकल करना पड़ेगा आपको, ये कोई शो नहीं होगा कि आप दूसरे से पूछेंगे तो वो इसका इम्पोर्टेंट नहीं बता पाएगा, ये आप खुद को फील होगा। एक बात मैं यहाँ बस कहना चाहूंगा कि थियोसॉफी में हम लोग जो पढ़ते हैं कि यम और नियम जो है उसका पालन जरूर पहले करना चाहिए, इन सब को करने से पहले, नहीं तो, क्योंकि वो है प्योरिफिकेशन का प्रोसेस, यम और नियम जो है। और इसीलिए एचपी ब्लवास्की ने प्राणायाम और योगासन को उतना एनकरेज इसलिए नहीं किया, क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग बिना यम और नियम के इसको करने लगते हैं, तो इससे जो हमारी बॉडीज में फिर कुछ एनर्जी और फोर्सेस डेवलप होती हैं, उससे व्यक्ति गलत दिशा में भी जा सकता है। इसलिए यम और नियम को फॉलो करें, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और जो बाकी चीजें हैं, और उसके साथ साथ अगर इसको करें तो उसका बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच। और ये इसके जब इमेज आप भेज देंगे तो मैं सबको शेयर कर दूंगा सर। जी जी, थैंक यू, हाँ, थैंक यू वेरी मच अरविंद जी और शिखर जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोनों बहनों को मेरा प्रणाम। हम लोग समय समाप्ति की ओर चल रहे हैं, और अगर कोई प्रश्न नहीं है हमारे किन्हीं बंधुओं का, मैं एक बार आखिरी बार पूछ रहा हूँ, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और नहीं तो अब हम लोग इस आज का सेशन को समाप्त करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से, प्रज्ञा लॉज की तरफ से, और सभी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी तरफ से, बंधु अरविंद नरवरे जी को, जिन्होंने समय निकाल के मेहनत करके अपने ज्ञान को हमारे साथ शेयर किया, और होपफुली हम लोग इस पे और स्टडी करके अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे इंडिया से आप लोग आए और अपना समय यहाँ दिया, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं ओपन फॉर ऑल सबके लिए करता हूँ कि आप डायरेक्ट अपना मैसेज, विशेष दे सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट करके हमारे वक्ता को, या अगर किसी को कुछ और कहना है तो आप अपने को अनम्यूट करके कह सकते हैं। 1-2 मिनट है हमारे पास, फिर हम लोग क्लोज करेंगे। धन्यवाद अरविंद जी और शिखर जी। मैंने जो प्रश्न किया था वो प्रश्न का उत्तर संभव नहीं था, और चीज रह जाता, मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो मैं आप दोनों को या कब कांटेक्ट कर सकता हूँ आज दिन भर में, वो एक समय आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ताकि आपका दूसरा कार्य डिस्टर्ब भी ना हो। और एक छोटी सी घोषणा, शिखर जी आप जानते हैं, अरविंद जी आप जानते हैं, मैंने धम्मपद का एक नया एपिसोड जो लॉन्च किया है अभी 2 दिन पहले, उसका लिंक डाला है यहाँ पर, तो जो भी देखना चाहें देख, बस यही। हाँ, बंधु तरल जी ने बहुत एक नया YouTube चैनल चलाया है, जिसके माध्यम से वो धम्मपद की शिक्षाओं को सबके साथ शेयर कर रहे हैं मूवी के माध्यम से। बहुत अच्छा प्रयास है, सब लोग उसको देखें और शेयर करें। चलिए, और किसी का कोई मैसेज हो तो प्लीज बोल सकते हैं कुछ, और चलिए, नहीं तो फिर हम लोग इस मीटिंग को समाप्त करते हैं। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। फिर हम लोग अगले थैंक यू। अभी जिन्होंने मुझे मेरा टॉक सुना, उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शिखर सर को, दोनों सिस्टर्स को थैंक यू सर। मेरी तरफ से भी सबको धन्यवाद, अरविंद जी को और शिखर जी को। मेरी सिस्टर अदिति सिंह, कहाँ से हैं आप? लखनऊ से बोल रही हूँ मैं। वैसे मैं जयंती हूँ, बेटी का यूज कर रही हूँ। थैंक यू। आप हमारी प्रज्ञा लॉज की सेक्रेटरी हैं, जयंती जी,
तो आप सबके सहयोग से ही इस कार्यक्रम को हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो थैंक यू जयंती जी फॉर अटेंडिंग। आप भी बहुत बिजी रहती हैं मुझे मालूम है, लेकिन आपने भी समय निकाला, तो थैंक यू। तरल सर, इसको थोड़ा सा शेयर करिएगा आप आपका यूट्यूब चैनल को, सबको उस पर बताइएगा आप। हाँ हाँ, मैं भेजूंगा, तरल जी भी भेज देंगे उसको। जी जी, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे, नाइस संडे, थैंक यू, नमस्कार।